हेलो बच्चों, वेलकम इन AKP ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस। हाय, दिस इज AK पांडे इन फ्रंट ऑफ यू। स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 5 लाया हूँ। और आज अपन लोग का सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और देखेंगे आज अपन लोग इंटरेस्टिंग चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। इंटरनल एनर्जी क्या होता है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एंड अपन लोग लास्ट में कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, वो भी ग्राफ से रिलेटेड, क्योंकि आप लोग को ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन देख के डर लगता है। तो आज अपन लोग ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक टर्म से स्टार्ट करते हैं। ये आपको पता है, आपको पहले भी बता चुके हैं, हीट एंड वर्क। देखिए, हीट एंड वर्क, सबसे पहले अपन लोग हीट का डिस्कशन करते हैं। हीट एंड वर्क आपको पहले भी डिस्कस करके बता चुके हैं। देखिए, हीट की अगर बात करें, देखिए आपके पास अगर एक रड है, अगर आप इस रड को यहां पे चलिए हीट करते हैं, आप इस पॉइंट से आप हीट करना शुरू कर रहे हो, ठीक है, राइट। तो अगर आप इस पॉइंट पे हीट कर रहे हो तो क्या होगा, जैसे जैसे आप हीट करोगे तो कहीं ना कहीं यहां का टेम्परेचर ज्यादा हो और धीरे धीरे हीट क्या करेगा, पूरे आयरन रॉड में फ्लो करेगा, यहां से यहां जाएगा, धीरे धीरे क्या करेगा, फ्लो करेगा हीट। अगर आप हीट दे रहे हो तो बेसिकली हो क्या रहा है, तो यहां से आप हीट दे रहे हो। तो देखिए ध्यान से, चलिए आप सभी में चाय तो सारे लोग पीते हैं, चलिए अच्छे से समझ में आएगा। भाई चाय तो सारे लोग पीते हो, यहां पे ध्यान से देखना। ये हमने चाय का पतीला ले लिया, ठीक। इस पतीले में अपन चाय बना रहे हैं, राइट, आप लोग बनाइए। अब यहां पे क्या करो, हीट दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, हीट। अब यहां पे आप हीट कर रहे हो, तो हीट कर रहे हो, इस पतीले में क्या है, हमारा चाय बनाना अपन ने शुरू किया। तो आप हीट दे रहे हो तो क्या होगा, पतीला गर्म होगा, चाय खोलेगा आपका। तो जब आप हीट दे रहे हो तो इस पॉइंट पे यहां यहां से आपने हीट देना शुरू किया, यहां से हीट देना शुरू किया, तो कहीं ना कहीं जो ये आपका पतीला है वो ज्यादा गर्म है रेदर देन हैंडल से। क्योंकि आप अगर हैंडल को पकड़ के उतारते हो, चाय बन गया आपका, उस पतीले को उतारते हो हैंडल पकड़ के, तो क्या होता है, इस पतीले का ये वाला पॉइंट क्या है, ज्यादा हीट है। अगर आप यहां टच करे हुए, ऐसे टच करना मत, है ना, हाथ जल जाएगा आपका, राइट। तो ध्यान से देखिए, अगर आप इस पॉइंट को टच करते हो तो हीट काफी होगा, और अगर आप इस पॉइंट को ये इस हैंडल पकड़ के आप उतार देते, ज्यादा हीट रहता है क्या, हर जगह पे हीट एक फॉर्म में है क्या, जितना हीट यहां है उतना हीट यहां है क्या, जितना टेम्परेचर यहां पे है इतना टेम्परेचर वहां पे है क्या, नहीं। हीट कैसा फॉर्म ऑफ एनर्जी है, अनऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। यानी कि यहां से क्या पता लगा, हीट हीट इज एन अनऑर्डर्ड an unordered form of energy, राइट। क्योंकि अगर अनऑर्डर्ड फॉर्म में नहीं होता तो आप रेदर देन आप यहां हीट कर रहे हो, तो आयरन रड यहां जितना हीट होगा वो हर जगह इतना ही टेम्परेचर होना चाहिए। जैसे आपने इस आयरन को हीट करना शुरू किया इस पॉइंट पे, तो अगर इसका टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस है तो इस पॉइंट पे भी क्या T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा क्या, ऐसा होगा क्या, नहीं। क्योंकि
हीट कैसा है? हीट इज एन अनऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। तब अगर आप इस पॉइंट पे रड को हीट करना स्टार्ट किए तो अगर इसका टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस था, अब क्या होगा? क्या इस पॉइंट पे भी T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा क्या? नहीं, नहीं होगा, राइट। उसी टाइप से क्या है, ये आपका पतीला था, उस चाय के पतीले को अगर आप गर्म कर रहे हो, चाय बना रहे हो, तो जो आपका चाय खोल रहा है इस पतीले में, तो इस पॉइंट पे आप हीट कर रहे हो ना, यहां पे आप हीट कर रहे हो, तो क्या हैंडल भी उतना ही गर्म होगा क्या? नहीं। तो यानी कि हर जगह उसका जो हीट है हर जगह इक्वल नहीं है। किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे जहां आप हीट दे रहे हो वहां ज्यादा हीट है, फ्लो करके आगे गया तो वहां कम हीट है। यानी कि कैसा है? अनऑर्डर्ड फॉर्म है ना। तो हीट इज एन अनऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट। तो ये तो हीट का चर्चा है भाई। अब वर्क क्या कहता है? वर्क, वर्क देखिए, वर्क बचपन से पढ़ते आ रहे होगे, फिजिक्स में पढ़ा ही होगा। वर्क क्या है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। तो अगर वर्क की चर्चा करें तो अगर आप एक आयरन रॉड लेते हो, अगर आप एक आयरन रॉड लेते हो, ठीक है, अब इस आयरन रॉड पे क्या करूं? इस पॉइंट पे F1 फोर्स लगाते हैं। इस पॉइंट पे क्या कर रहे हैं अपन लोग? F1 फोर्स लगा रहे हैं। इस पार्टिकल पे, इस पॉइंट पे, इस पार्टिकल, ये जो आयरन रॉड का ये वाला जो पार्टिकल है, जहां आपने F1 फोर्स अप्लाई किया है, अब क्या होगा? ये कुछ डिस्प्लेस करेगा, तो ये यहां आएगा इस पॉइंट पे। फिर ये क्या होगा? ये इस पॉइंट पे आएगा, ये यहां डिस्प्लेस होके आएगा, ये यहां आएगा, इसी टाइप से ये यहां आता जाएगा। और फोर्स आपने इस पॉइंट पे लगाया ना, फोर्स आपने केवल इस पॉइंट पे लगाया, तो उसी टाइप से क्या हो रहा है? ये भी इतना डिस्प्लेस हो जा रहा है। अगर यहां से यहां का दूरी क्या है? x है। आपने क्या किया? उस आयरन रड का एक पॉइंट पे, इस पॉइंट पे आपने फोर्स लगाया, F1 फोर्स लगाया, तो हुआ क्या? बेसिकली हुआ क्या? अब ये क्या करेगा? आप वर्क करना चाह रहे हो, तो जब इस पॉइंट पे फोर्स लगाया तो कुछ डिस्प्लेसमेंट तो हुआ हो, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो ये पार्टिकल अब यहां डिस्प्लेस होकर आ गया, फिर ये पार्टिकल अपने आप यहां आ गया, ये एक दूसरे से क्या हो गया? हमने एक पॉइंट पे फोर्स लगाया, लेकिन वर्क क्या है? हर जगह इक्वल आ रहा है भाई। अंडरस्टैंड? तो आप इस पॉइंट पे भी वर्क क्या होगा? जितना फोर्स आप इतना लगाओ, डिस्प्लेसमेंट इतना हो रहा है, एक्स डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट एक्स हो रहा है, फोर्स F1 लगाए हो। तो यानी कि यहां से अपन लोग को क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है? हीट कैसा फॉर्म ऑफ एनर्जी है? हीट तो अनऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी था, लेकिन वर्क कैसा है? वर्क क्या? आपने F1 फोर्स इस पॉइंट पे लगाया, तो क्या इस पॉइंट का वर्क और इस पॉइंट का वर्क क्या चेंज होगा? नहीं, क्योंकि वर्क डन, यहां का भी वर्क जो होगा यहां भी वही होगा, यहां यहां यहां, क्योंकि एक्स डिस्प्लेस हो रहा है, फोर्स तो F1 ही लगाया है आपने, ठीक है। तो पार्टिकल आपस में क्या होगा? ये दूसरे इससे कोलाइड करेगा, ये डिस्प्लेस होगा, ये दूसरे से कोलाइड करेगा, इससे डिस्प्लेस होगा ये। यानी कि वर्क क्या है? वर्क, वर्क इज ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ, ऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो आपको पहले भी बता चुके थे कि देखिए, एनर्जी का एक्सचेंज आप दो तरीका से कर सकते हैं, हीट या फिर आप वर्क डन करके, ठीक है। जैसे मान लो अब कोई है, आप
किसी ने आपसे मदद मांगी, आप उसको कुछ पैसे दे दिए, मदद कर दिया डायरेक्ट में, आप उसको हिट दे दिए, डायरेक्ट क्या करती है, हिट देती है। या फिर दूसरा इंसान ये भी तो कर सकता है कि उसको डायरेक्ट पैसे नहीं दे करके उसके लिए कुछ अच्छा काम कर दे। मीन्स क्या कर दिया, उसके लिए वर्क कर दिया, उसके लिए कुछ वर्क कर दिया। तो एनर्जी का एक्सचेंज तो दो तरीका से हो रहा है ना, हीट एंड वर्क के थ्रू। तो हीट हमारा कैसा है, अनऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है। क्योंकि अभी आपने देखा कि पतीले को आप गर्म किए तो इस पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे ज्यादा हीट था, इसका हैंडल इसके कंपेयर में कम था। तो अनऑर्डर्ड फॉर्म है। लेकिन वर्क डन क्या है, वर्क डन, वर्क इज एन, वर्क क्या है, ऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा, तो जल्दी से नोट करिए। तो नेक्स्ट देखिए, इंटरनल एनर्जी के बारे में चर्चा करते हैं कि इंटरनल एनर्जी क्या होता है। इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, देखिए इंटरनल एनर्जी को यू या ई से अपन लोग डिनोट करते हैं। इंटरनल एनर्जी को यू या ई से अपन लोग डिनोट करते हैं। देखिए इंटरनल एनर्जी होता क्या है, सबसे पहले समझते हैं कि इंटरनल एनर्जी होता क्या है। जैसे मान लीजिए आपके पास ये कंटेनर है, एक कंटेनर है, और आप इस कंटेनर में गैस भर दी। इस कंटेनर में क्या है, गैस है। अब क्या करिए, इस कंटेनर को, ये कंटेनर को अब हीट करिए। जब आप इस कंटेनर को हीट करोगे तो इसके अंदर जो गैस है, इस कंटेनर के अंदर जो गैस है, क्या होगा, कहीं ना कहीं इस पे ये गैस एक दूसरे जगह से, इस पॉइंट से इस पॉइंट मूव करेगा, मूवमेंट होगा। गैस का मॉलिक्यूल्स आपस में अगर आप वर्क डन करोगे, अगर मान लो यहाँ पे पिस्टन लगा दिया, तो पिस्टन को अगर आप इस पे वर्क करोगे, पिस्टन को आप कंप्रेस करोगे, तो मॉलिक्यूल्स पास पास आएंगे, कोलिजन भी होगा। तो इंटरनल एनर्जी की बात करें तो इंटरनल एनर्जी क्या है, एक कंटेनर लिया आपने, ये सिस्टम कैसा है, क्लोज सिस्टम है। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि जितना भी एनर्जी इसमें था, चाहे वो रोटेशनल हो, रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, ट्रांसलेशनल एनर्जी, या हीट एनर्जी, या बहुत सारा एनर्जी जो भी है ना, तो सारी एनर्जी का सम वही क्या कहलाता है, इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी का डेफिनेशन अगर लिखना चाहते हो तो लिख लो एक पॉइंट में, सम ऑफ all kinds of microscopic and कैसा एनर्जी and molecular, sum of all kind of microscopic and molecular energy is known as internal energy। इंटरनल एनर्जी कहने का मतलब, अगर आप, ये हमारा क्या है, इंटरनल एनर्जी, तो इंटरनल एनर्जी किसका सम हो रहा है, ट्रांसलेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, या फिर बॉन्ड एनर्जी, हीट एनर्जी, बहुत लॉट्स ऑफ एनर्जी, चाहे वो बॉन्ड एनर्जी हो, हीट एनर्जी हो। तो इंटरनल एनर्जी क्या है, सम ऑफ ऑल काइंड ऑफ माइक्रोस्कोपिक एंड मॉलिक्यूलर एनर्जी इज नोन एज इंटरनल एनर्जी।
तो ये हमारे पास कंटेनर है और इसमें गैस भरा हुआ है और अपन लोग क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। अब हम चाह रहे हैं कि इस सिस्टम का, इस कंटेनर का इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करना चाह रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं, इस सिस्टम का इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करना चाह रहे हैं। इंटरनल एनर्जी को अपन लोग इंक्रीज करना चाह रहे हैं। तो इंक्रीज करने के लिए क्या जतन करना पड़ेगा, अपन लोग क्या क्या जतन करना पड़ेगा, देखिए ध्यान से। सबसे पहले आप सिस्टम को क्या करिए, आप सिस्टम को हीट प्रोवाइड कर रहे हो ना, क्यों? तो जब आप सिस्टम को हीट दे रहे हो यानी कि क्या है, कैसा, पॉजिटिव होगा, ठीक। तो इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने के लिए आप सिस्टम को हीट दे रहे हो। तो हीट क्या कर रहा है, ये कंटेनर हीट को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, एब्जॉर्ब हीट। तो जब हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है तो Q कैसा होगा, Q इक्वल्स टू पॉजिटिव। तो यहां से दूसरी चीज आप क्या कर सकते हो, अगर आप इंटरनल एनर्जी को बढ़ाना चाह रहे हो तो सेकेंड थिंग आप क्या करोगे, वर्क डन। तो वर्क डन करने के लिए इस कंटेनर में आप क्या करिए, पिस्टन लगा दीजिए, ठीक है। अब इस पिस्टन को कंप्रेस करिएगा। तो जब ये पिस्टन को कंप्रेस करोगे तो क्या होगा, देखिए वर्क डन क्या होगा, जब इस कंटेनर में तो गैस था हमारा, अब वर्क डन कर रहे हैं तो पिस्टन को क्या करना पड़ेगा, नीचे दबाना पड़ेगा। तो जब पिस्टन को आप नीचे दबाओगे तो गैस का मॉलिक्यूल्स क्या होगा, पास पास आएंगे, कॉलिजन होगा, राइट। तो बेसिकली क्या कर रहे हैं, कंप्रेस। तो पिस्टन को दबा के वर्क डन किया हमने, तो कंप्रेस कर रहे हैं। तो कंप्रेशन में, कंप्रेस करने पे वर्क डन कैसा आ रहा है हमारा, कैसा आता है, पॉजिटिव, वर्क डन पॉजिटिव। साइन कन्वेंशन आपको पढ़ा चुके, जो लेक्चर नहीं देखे हैं वो आप लेक्चर आई थिंक 2 या 3 में अपन ने डिस्कस किया है। तो आप देखिए ये चैप्टर आपको आसान तभी बनेगा जब आप लेक्चर 1 से स्टार्ट करके पूरा एंड होने तक, चैप्टर को एंड होने तक सिस्टमैटिक ढंग से, कंसिस्टेंसी से, सारा होमवर्क के साथ सारा चीज आप पूरा का पूरा लेक्चर अटेंड करोगे, तभी समझ में आने वाला है, वरना ये चैप्टर नहीं समझ में आएगा। तो छूटा है तो आप जरूर कवर अप करिए उसको। देखिए तो आपने कंप्रेस किया तो वर्क डन क्या आ रहा है, पॉजिटिव। तो इंटरनल एनर्जी, यहां से इंटरनल एनर्जी हमारा क्या है, देखिए इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने के लिए आपने क्या क्या जतन किया था, हीट दिया आपने, हीट दिया, उसके बाद आपने क्या किया, पिस्टन को दबाया, सिस्टम पे क्या किया, वर्क डन किया। तो वर्क डन किया यानी कि इंटरनल एनर्जी क्या हो गया हमारा, Q प्लस W, या फिर आप इसी को क्या लिख सकते हो, Q इक्वल्स टू U माइनस W, ठीक है, U माइनस W। तो इंटरनल एनर्जी का एक फॉर्मूला निकल के आया, यानी कि इंटरनल एनर्जी क्या हो गया हमारा, कितना आप हीट दे रहे हो, कितना वर्क डन कर रहे हो, दोनों का सम। तो सिस्टम का इंटरनल एनर्जी पता हो गया, राइट। तो नोट करिए इसको। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ
थर्मोडायनेमिक्स। देखिए काफी सिंपल लॉ है ये, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। काफी सिंपल है ये, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप पढ़ के छोड़ भी सकते हो, है ना। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारा ज्यादा इंपॉर्टेंट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपके सिलेबस में थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है नहीं, थोड़ा बहुत बस डिफिनीशन जान लेना है, थोड़ा बहुत कर लेना है। नीट एंड जेई के सिलेबस में थर्ड लॉ पे कोई चर्चा नहीं है आपके सिलेबस तक। फर्स्ट एंड सेकंड में काफी डिटेल से चर्चा करेंगे अपन लोग। देखिए जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता क्या है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बेसिक सा लॉ है, बेसिक सा लॉ है, सिंपल लॉ है। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि अगर दो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम विथ थर्ड सिस्टम, अगर दो सिस्टम तीसरे सिस्टम के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, देन दिस टू सिस्टम आर आल्सो प्रेजेंट इन थर्मल इक्विलिब्रियम। नहीं आया समझ? देखिए ध्यान से समझिए आप, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या करता है। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है, जैसे मान लीजिए अपन तीन सिस्टम पहले लेते हैं, एक ए हो गया, दूसरा जो सिस्टम है सिस्टम बी है, एंड तीसरा जो सिस्टम है सिस्टम सी है। इस तीन सिस्टम को आपस में लाइए और हीट करिए। चलिए हीट दे रहा है, ये तीन सिस्टम है, आपस में लाया हमने और उसको हीट प्रोवाइड कर रहा है। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यही कहता है कि जो ए और बी और ए से बी और बी से ए, आप यहां से यहां जाइए तो इसका हीट का फ्लो एंड ए से बी में हीट का फ्लो दोनों क्या होगा, इक्वल है, इक्वल हो रहा है। दोनों हीट का फ्लो क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। मींस बोलेगे थर्मल इक्विलिब्रियम में है। थर्मल इक्विलिब्रियम कहने का मतलब क्या है कि यहां से यहां तक जाने के लिए जितना हीट फ्लो हो रहा है वही यहां से यहां आने ए से बी आएगा तो भी इक्वल अमाउंट ऑफ हीट फ्लो होगा। इस बोलेंगे ए और बी क्या है आपस में, थर्मल इक्विलिब्रियम में है, दो सिस्टम। उसी टाइप से आप ए टू सी जा रहे हो और सी से ए जा रहे हो, ए और सी दो सिस्टम है, ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो थर्मल इक्विलिब्रियम में है इसका मतलब क्या, ए से सी गया तो जो हीट फ्लो किया उतना ही हीट सी से ए जाने में हीट फ्लो कर रहा है। तो ए और सी क्या है आपस में, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो दो सिस्टम आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद थर्ड सिस्टम। तो ये भी सिस्टम क्या होगा, ये भी सिस्टम क्या होगा, ये भी सिस्टम बी और सी आपस में क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। तो यही कहता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यही कहता है कि इफ टू सिस्टम आर इन thermal equilibrium, are in thermal equilibrium with third system, thermal equilibrium with third system, then those two systems are also present in thermal equilibrium। तो ये हमारा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट था। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कर रहा है कि अगर दो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है, किसके साथ, थर्ड सिस्टम के
साथ, देन दोज टू सिस्टम आर ऑल्सो प्रेजेंट इन, तो देन दोज सिस्टम्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन, तो वो भी दो सिस्टम भी क्या होगा, देन दोज सिस्टम्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन थर्मल इक्विलिब्रियम। कहने का मतलब है कि मान लो दो सिलेंडर आपने लिया, दो सिलेंडर को एक कॉमन होल से कनेक्ट कर दिया, अब जो गैस का फ्लो हो रहा है क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा ना। जितना इस ए गैस से हो रहा है फ्लो, उतना ही बी से हो रहा है। आपस में क्या, थर्मल इक्विलिब्रियम। बोलेंगे हीट का मान लो फ्लो हो रहा है, एक इधर हीट है और दूसरे कंटेनर में हीट कर रहे हो आप, अब दोनों का एक होल लगा दिए, तो जो हीट का फ्लो होगा आपस में, जैसे मान लीजिए ए से बी, तो ए से बी आ रहे हो, तो जितना हीट का फ्लो हो रहा है उतना ही बी से ए जाने में हीट का फ्लो हो रहा है, इक्वल हीट का फ्लो हो रहा है ए से बी से ए जाने में और ए से बी आने में, यानी कि ये दोनों क्या थर्मल इक्विलिब्रियम में था। तो वही तो कर रहा है स्टेटमेंट, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कर रहा है कि अगर दो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है थर्ड के साथ, देन दो सिस्टम आर आल्सो प्रेजेंट इन थर्मल इक्विलिब्रियम, राइट। तो नोट करिए, ये था जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो अपन ने देखा कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है। अब नेक्स्ट चलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखिए वेस्ट है ये। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। भाई तू लोग तो रट रखा होगा ना थर्मो कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, एनर्जी कैन नादर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन चेंज, इट कैन कन्वर्ट्स फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर फॉर्म या फिर वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, राइट। तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स it is based on conservation of energy, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। भाई सिंपल सा है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपको पता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी destroyed. Energy can neither be created nor be destroyed. It can just transfer from one form to another form, है ना। तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यही कहता है कि एनर्जी कैन नादर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को ना तो आप क्रिएट कर सकते हो ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हो। उसको आप क्या कर सकते हो, ओनली एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में आप ट्रांसफर कर सकते हो। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यही कहता है, देखेंगे ध्यान से, अगर आपके पास ये कंटेनर है, ठीक, ये कंटेनर है, इस कंटेनर का इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू है। इंटरनल एनर्जी कितना है, डेल्टा यू है। अब आपको करना क्या है, अब हम इसको हीट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इसको अपन हीट कर रहे हैं। तो जब आप हीट कर रहे हैं तो Q इक्वल्स टू U माइनस डब्ल्यू। तो जब आप इसको हीट करना शुरू करोगे, चलिए जो आप सिस्टम को हीट दे रहे हो उसका इंटरनल एनर्जी कितना है,
डेल्टा यू, जो सिस्टम को आप हीट दे रहे हो तो उसका इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू है। एंड जो वर्क डन करता है तो आपको पता चुके हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस में जो वर्क डन होता है माइनस पी डेल्टा वी। तो हो क्या रहा है बेसिकली, जब आप हीट करना शुरू किए, जब आप हीट करोगे तो जो क्यू है, तो क्यू क्या है हमारा, आप हीट दे रहे हो ना, सिस्टम को हीट दे रहे हो तो क्यू तो पॉजिटिव है हमारा। लेकिन अब वर्क डन, बेसिकली वर्क डन क्या होगा, तो अगर ये एक्सपेंशन का केस है, जब आप हीट दोगे तो हीट दोगे सिस्टम को, तो इसमें जो गैस है, अब उस गैस का मॉलिक्यूल्स आपस में क्या होगा, दूर दूर जाएंगे, एक्सपैंड कर जाएंगे, एक्सपेंशन होगा, दूर दूर जाएंगे। तो जब आप हीट, जिसे जिसे आप हीट देते जाओगे, जितना आप हीट दोगे, एक समय आएगा क्या हो जाएगा, आपका गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो जाएगा, ये जो कंटेनर है ये ब्लास्ट हो जाएगा। तो हुआ क्या, हीट देने से गैस का मॉलिक्यूल्स दूर दूर गया, तो जो वर्क डन होगा इस केस में, वर्क डन क्या होगा, वर्क डन नेगेटिव आएगा। क्यों भाई, नेगेटिव क्यों आने वाला है, क्योंकि इसलिए यहां पे एक्सपेंशन का केस है, ये क्या हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है, एक्सपेंशन। तो एक्सपेंशन में वर्क डन क्या होता है, नेगेटिव, एक्सपेंशन में वर्क डन नेगेटिव होता है। तो सवाल है, आपने इंटरनल एनर्जी पहले भी प्रूव किया कि इंटरनल एनर्जी क्या होता था, इंटरनल एनर्जी तो यही होता है ना, इंटरनल एनर्जी भाई यही तो फॉर्मूला है ये। इंटरनल एनर्जी जब आप पढ़ा रहे थे तो Q प्लस W था, सेम चीज तो है। इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता था आपको, आप सिस्टम को हीट दे रहे थे और आप उस पर वर्क डन कर रहे थे, तो इंटरनल एनर्जी इक्वल्स टू Q प्लस W, तो Q इक्वल्स टू U माइनस W। तो आपको पता है जब वर्क डन इक्वल्स टू माइनस पी डेल्टा वी होता है, तो जब आप इसको इसमें पुट करोगे तो क्या आएगा, Q इक्वल्स टू U प्लस पी डेल्टा वी। देखिए ये जो वर्क डन होगा ये तो इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए है ना, W इक्वल्स टू माइनस पी डेल्टा वी इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वर्क डन है। अगर आप रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करते हैं, अगर प्रोसेस रिवर्सिबल है तो रिवर्सिबल प्रोसेस में आप वर्क डन क्या करते हो, तो रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन क्या होगा, माइनस V1 टू V2 PV dV, राइट। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए अगर आप करोगे तो आप इस यहां पे वर्क डन के लिए आप ये पुट कर दोगे, तो यहां से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यही आ गया हमारा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मैथमेटिकल इक्वेशन न्यूमेरिकल सोल्व करने में बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का ये मैथमेटिकल इक्वेशन क्या है, Q इक्वल्स टू U प्लस P डेल्टा V। एक एक करके देखते हैं, Q क्या है, कितना हीट दे रहे हो, U क्या है, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, एंड P क्या है, प्रेशर, प्रेशर, और डेल्टा V क्या है, V फाइनल माइनस V इनिशियल, इस बोले तो क्या, चेंज इन वॉल्यूम। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मैथमेटिकल इक्वेशन है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यही कहता है कि अगर आप किसी सिस्टम को हीट दे रहे हो तो जितना आप हीट दे रहे हो, मान लो एक कंटेनर में गैस है, उस गैस को आप हीट कर रहे हो, तो हीट करने के बाद वो गैस मॉलिक्यूल्स क्या होगा, दूर दूर जाएंगे, मॉलिक्यूल्स दूर जाएंगे, आपस में एक दूसरे में कोलाइड करेंगे। तो जो आप हीट दे रहे हो, अगर उस कंटेनर का इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू है, तो जो आप हीट दे रहे हो क्यू, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से निकल के यही इक्वेशन आता है कि क्यू, जितना आप हीट दे रहे हो, क्यू हीट कितना होगा, जितना उस कंटेनर का इंटरनल एनर्जी होगा, प्लस
कितना वर्क डन हो रहा है उस पर, कितना वर्क डन हुआ प्लस वर्क डन। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यही कहता है कि Q इक्वल्स टू इंटरनल एनर्जी U प्लस P डेल्टा V। P डेल्टा V क्या था? वर्क डन। तो कितना उस सिस्टम का, कितना उस कंटेनर का इंटरनल एनर्जी है, अगर ये आपको पता हो जाए, और कितना वर्क डन किया गया है उस पे अगर ये पता आपको हो जाए, तो क्या आप नहीं निकाल सकते कितना हीट देना पड़ रहा है उसको, राइट? और ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड था। तो आई थिंक आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्लियर हो गया होगा, तो नोट करिए। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो हमारा इक्वेशन आया है, मैथमेटिकल इक्वेशन, वो क्या आया? Q इक्वल्स टू U प्लस P डेल्टा V। ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मैथमेटिकल इक्वेशन है। अब थोड़ा सा इस पे कुछ चर्चा करते हैं कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का इक्वेशन आया वो कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होने वाला है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या होने वाला है। यानी कि अगर प्रोसेस आइसोबारिक है तो क्या होगा, अगर प्रोसेस आइसोकोरिक है तो कितना हीट लगेगा, तो क्या इंटरनल एनर्जी होगा। चलिए देखते हैं अपन लोग। आइसो, पहले अपन चर्चा करते हैं आइसोवेरिक प्रोसेस, आइसोवेरिक प्रोसेस। तो आइसोवेरिक प्रोसेस में देखिए, आइसोवेरिक प्रोसेस में क्या होगा, वेरिक, वेरिक इस वार, वार मीन्स प्रेशर। इस आइसोबेरिक प्रेशर में क्या होता है, आइसोबेरिक प्रोसेस में क्या होता है, आइसोबेरिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो P इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो जब P इक्वल्स टू कांस्टेंट होगा तो जरा आप बताएंगे Q इक्वल्स टू क्या होगा, U प्लस P डेल्टा V। तो P कांस्टेंट है तो QP लिखेंगे अपन। Q इक्वल्स टू क्या होगा, U प्लस P डेल्टा V। आइसोबेरिक प्रोसेस में, तो आइसोबेरिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो यहां से QP हमारा क्या है, QP है हीट गिवन टू द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। और आपको बता दे, जो आप कांस्टेंट प्रेशर पे जितना हीट देते हो उसी को क्या बोलते हैं, अगर सिस्टम को कांस्टेंट प्रेशर पे जितना आप हीट देते हो उसी को बोलते हैं इंथैल्पी। ये क्या है हमारा, इसी को बोलते हैं क्या, इंथैल्पी। यही H इक्वल्स टू भी कर सकते हो, ये क्या है, इंथैल्पी। मींस इंथैल्पी, QP इक्वल्स टू क्या है, इंथैल्पी बोल सकते हो, इंथैल्पी। तो इंथैल्पी का फार्मूला क्या आ जाएगा, H इक्वल्स टू NCP N इंथैल्पी। इंथैल्पी क्या है हमारा, H, राइट। तो इंथैल्पी, तो QP इक्वल्स टू क्या लिखोगे, NCP DT। आपको पढ़ा चुके हैं हीट कैपेसिटी। तो वहां से QP इक्वल्स टू NCP DT। तो QP क्या था, हीट गिवन टू द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट गिवन टू द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर QP। तो आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या निकल के आया, जो आपका इंटरनल एनर्जी होगा ये क्या होगा, QP माइनस P डेल्टा। तो चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस।
आइसोकोरिक प्रोसेस। देखिए आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, आपको बता चुके हैं कि आइसोकोरिक प्रोसेस में V इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट होता है। आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम क्या होता है, कॉन्स्टेंट। तो डेल्टा V इक्वल्स टू क्या है, चेंज इन वॉल्यूम। मीन्स बोले तो V फाइनल माइनस V इनिशियल, दैट इज डेल्टा V इक्वल्स टू 0। तो आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए, आइसोकोरिक प्रोसेस में हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, तो आइसोकोरिक प्रोसेस में डेल्टा V क्या आ जाएगा, 0। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के मैथमेटिकल इक्वेशन से अगर आप देखोगे तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या करता है, Q इक्वल्स टू U प्लस P डेल्टा V। P डेल्टा V अगर डेल्टा V इक्वल्स टू 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, QV इक्वल्स टू U, राइट। तो जितना अगर प्रोसेस आइसोकोरिक है, मीन्स अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रोसेस अगर आइसोकोरिक है, तो क्या होगा, कितना हीट देना पड़ेगा आपको सिस्टम को, जितना उस सिस्टम का इंटरनल एनर्जी होगा। समझ में आया। तो QV इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी। U क्या है हमारा, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। तो अगर आप यहां से लिखना चाहोगे QV इक्वल्स टू NCV/dt, राइट। तो ये आ जा रहा है। आपसे एक छोटा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए आपके पास क्या है, ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर में गैस भरा हुआ है। कैसा कंटेनर है, ओपन कंटेनर है, ओपन कंटेनर। ये कंटेनर जो है वो ओपन कंटेनर है। सवाल हमारा ये है कि ये क्या होगा, ये QB होगा या QP होगा, बताइए जरा, फटाफट से बताइए। देखिए अगर कंटेनर ओपन है, ओपन कंटेनर है, तो अगर ये कंटेनर ओपन है तो कहीं ना कहीं जो हमारा प्रेशर होगा वो 1 atm है, मींस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होगा ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। भाई तुम्हारे आसपास जो भी चीजें हो रही है, पेड़ पौधा जन्म ले रहे हैं या फिर जो भी कुछ हो रहा है, वो क्या हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर पे है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर 1 atm है, मींस ओपन कंटेनर है, 1 atm प्रेशर है, तो प्रेशर क्या है, अगर 1 atm प्रेशर, नॉर्मल कंडीशन क्या होता है, 1 atm प्रेशर, मीन्स यहाँ पे प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। तो ये क्या है हमारा, QP है, और यही QP क्या है हमारा, एंथैल्पी, राइट। तो चलिए फटाफट से इसको नोट करिए। नेक्स्ट अपन चर्चा करते हैं एंथैल्पी। देखिए एंथैल्पी को H से डिनोट करते हैं। ये हमारा एंथैल्पी हो गया। सबसे पहले जानेंगे एंथैल्पी क्या होता है, ये आपको बता चुके हैं। हीट गिवन एट कांस्टेंट प्रेशर, heat given at constant pressure is known as enthalpy, जिसको आप QP कह रहे थे। देखिए आप कोई सिस्टम है, अगर आप उसको हीट दे रहे हो एट कांस्टेंट प्रेशर पे, तो वो क्या है हमारा, एंथैल्पी है। हीट गिवन एट कांस्टेंट प्रेशर इज नोन एज एंथैल्पी। जैसे समझिए
आपके पास स्टेट ए है जिसका इंथैल्पी H1 है, इंटरनल एनर्जी U1 है और वॉल्यूम V1 है। अब प्रेशर तो भाई कांस्टेंट है ही। प्रेशर क्या है? कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है ना। आप हीट कहां दे रहे हो? हीट तो कांस्टेंट प्रेशर पे दे रहे हो। और स्टेट बी का इंथैल्पी H2 है, इंटरनल एनर्जी U2 है और वॉल्यूम V2 है। तो आपको बता चुके हैं इंथैल्पी इक्वल्स टू क्या है? क्यूपी। इंथैल्पी हमारा क्या है? हीट गिवन एट कांस्टेंट प्रेशर। क्यूपी वही इंथैल्पी होता है। और क्यूपी क्या होता है? क्यूपी इक्वल्स टू, बता चुके, क्यूपी इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, राइट? यू प्लस पी डेल्टा वी। क्यूपी इक्वल्स टू यू प्लस पी डेल्टा वी। तो डेल्टा एच इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। तो डेल्टा एच, तो H1 इसका स्टेट ए का इंथैल्पी H1 है, स्टेट बी का इंथैल्पी H2 है। तो इंथैल्पी, चेंज इन इंथैल्पी H2 माइनस H1 की इक्वल्स टू U2 माइनस U1 प्लस P इंटू V2 माइनस V1। क्या आ गया? तो यहां से H2 माइनस H1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? U2 प्लस PV2 प्लस, तो अगर आप माइनस कॉमन ले लेते हो तो माइनस ऑफ क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ U1 प्लस PV1। नहीं आया क्या? U2 प्लस PV2, माइनस माइनस कॉमन ले लिए तो U1 प्लस PV1। तो यहां से ये आ गया। तो क्या आप लिख सकते हो H2 इक्वल्स टू U2 प्लस PV2, क्योंकि H इक्वल्स टू क्या हो रहा था? H इक्वल्स टू U प्लस P डेल्टा V। तो H1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? H1 इक्वल्स टू U1, वन का इंटरनल एनर्जी प्लस PV1, ये आ जाएगा। तो अरे यही तो कहना चाह रहे हैं ना, स्टेट ए से स्टेट बी में अगर जा रहे हो, ये क्या है हमारा? स्टेट ए है, स्टेट ए है और ये क्या है? स्टेट बी है। तो स्टेट 1 और स्टेट 2, स्टेट ए और स्टेट बी, ए से बी में जा रहे हो। तो इसका इंथैल्पी H1 है, इंटरनल एनर्जी U1 है, वॉल्यूम V1 है। इंथैल्पी की चर्चा कर रहे हैं तो प्रेशर तो कांस्टेंट ही है। इंथैल्पी H2 है, इंटरनल एनर्जी U2 है, वॉल्यूम V2 है। तो यहां से क्या आ रहा है? H2 आपको बता चुके, डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। तो H2 इक्वल्स टू क्या है? आ रहा है H2 इक्वल्स टू U2 प्लस PV2 एंड H1 इक्वल्स टू, एक तो ये आ रहा है और H1 इक्वल्स टू U1 प्लस PV1, राइट? तो यहां से एक मजेदार चीज निकल के आया कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंथैल्पी निकालना है। तो चेंज इन इंथैल्पी अगर आपको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या वैल्यू पता करिए प्लस वर्क डन। तो चेंज इन इंथैल्पी डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, ये निकल के आया। तो ये हमारा इंथैल्पी है, राइट? तो नोट करिए।
देखिए, अगर डिफरेंट प्रोसेस में वर्क निकालना है तो क्या हो सकता है, न्यूमेरिकल्स में आता है, आपको एक जगह करके दे रहे हैं, वर्क इन डिफरेंट प्रोसेस, वर्क इन डिफरेंट प्रोसेस। तो डिफरेंट प्रोसेस में वर्क क्या होगा, वर्क इन डिफरेंट प्रोसेस। चलिए पहला अपन देखते हैं आइसोकोरिक वर्क, आइसोकोरिक वर्क। तो आइसोकोरिक वर्क में क्या होगा, आइसोकोरिक में क्या होता है, V इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, तो डेल्टा V इक्वल्स टू 0। तो आइसोबेरिक वर्क इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि आप जानते हो क्या होता है, माइनस P डेल्टा V। तो डेल्टा V क्या है, 0 है, तो यहां से वर्क डन क्या आ गया, 0। तो क्योंकि आइसोकोरिक में V इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, तो डेल्टा V इक्वल्स टू 0, डेल्टा V 0 हो जाएगा, तो ओवरऑल क्वांटिटी क्या हो जाएगा, 0। तो वर्क डन क्या आ जाएगा, आइसोकोरिक, आइसोकोरिक वर्क क्या होगा, 0। दूसरा है आइसोवेरिक वर्क। तो आइसोवेरिक में प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो आइसोबेरिक में वर्क क्या हो जाएगा, माइनस पी डेल्टा वी, माइनस पी डेल्टा वी, प्रेशर कांस्टेंट होता है। थर्ड अपन देखेंगे देखिए हुआ क्या, आइसोकोरिक, आइसोबेरिक और आइसोथर्मल के केस में अगर देखते हैं, वर्क इन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क क्या होगा, आइसोथर्मल में प्रेशर में T कांस्टेंट होता है, तो वर्क का दो फॉर्मूला आएगा, W इक्वल्स टू माइनस N माइनस 2.303 nRT log V2 अपॉन V1, या W इक्वल्स टू माइनस 2.303 nRT log P1 अपॉन P2। तो ये दो बार आएगा, ये दो बार आ रहा है। एडियाबेटिक केस में क्या होगा, एडियाबेटिक नंबर 4, वर्क इन एडियाबेटिक प्रोसेस। तो देखिए एडियाबेटिक प्रोसेस में Q क्या होता है, एडियाबेटिक प्रोसेस में Q इक्वल्स टू 0। तो वर्क क्या होता है बताइए जरा, एडियाबेटिक प्रोसेस में Q इक्वल्स टू 0, तो वर्क क्या होता है आपको पता है। तो वर्क अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा, U माइनस Q। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में दिस इक्वल्स टू 0, तो वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू U मींस इक्वल्स टू इंटरनल एनर्जी, राइट। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन वही होगा जो उसका इंटरनल एनर्जी होगा, तो नोट करिए इसको। चलिए अपन लोग न्यूमेरिकल करते हैं। तो देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन है, बनाइए इसको फटाफट से, पॉज करिए और अपना अपना ट्राई करिए, इसको फटाफट से करिए। देखिए बेसिकली इस क्वेश्चन में
देखिए मोस्ट ऑफ द ग्राफ का क्वेश्चन कराने वाले हैं आपको। फर्स्ट इनिशियल क्लास में ही आपको बताए थे, आज क्लास स्टार्ट हुआ था तभी आपको बताए थे कि अपन लोग ग्राफ का क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि आप लोग को ग्राफ से बहुत ज्यादा डर लगता है। तो जिस चीज से ज्यादा डर लगता है उसी को बार बार करिए तो डर अपने आप भाग जाता है। इसलिए ग्राफ का ही क्वेश्चन आज कराने वाले हैं, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जेई मेंस में पूछा हुआ सवाल है, जेई मेंस में आया हुआ सवाल है। तो चलिए, आपको डरने का चिंता नहीं, आपको डरना नहीं है। आपको जिस टाइप से बताएंगे आपको कॉन्सेप्ट पकड़ना है, कॉन्सेप्ट को समझना है कि कैसे क्वेश्चन को बनाया जा रहा है। ग्राफ का सारा क्वेश्चन ग्राफ से रिलेटेड आपका होगा। देखिए ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे ग्राफ को। देखिए जरा, कर रहा है क्वेश्चन, पहले क्या रहा है क्वेश्चन, कर रहा है वर्क डन इन द फॉलोइंग साइक्लिक प्रोसेस। सबसे पहले साइक्लिक प्रोसेस जानेंगे कैसे, कि साइक्लिक प्रोसेस कैसे जानेंगे, इसको देख के आप कैसे जान रहे हो। जरा देखिए ध्यान से, ये जो क्या है, ए से बी, बी से सी और सी से डी, ये जो ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है, सभी जगह से क्या है, ये क्लोज्ड है ना। तो क्लोज्ड कर्व आपको दिखाई दे रहा है, तो क्लोज्ड कर्व है, तो ये क्या है, साइक्लिक प्रोसेस की बात करें तो आपको बता दे कि साइक्लिक प्रोसेस में तो ये ग्राफ कैसा है, साइक्लिक प्रोसेस का ग्राफ है, क्लोज्ड कर्व है। तो साइक्लिक प्रोसेस में जितने भी स्टेट फंक्शन होते हैं, स्टेट फंक्शन, तो साइक्लिक प्रोसेस में जितने भी स्टेट फंक्शन होते हैं उसका वैल्यू क्या होता है, इक्वल्स टू 0 होता है। तो स्टेट फंक्शन क्या क्या है, स्टेट फंक्शन आपका डेल्टा एच भी क्या है, स्टेट फंक्शन है, इक्वल्स टू 0। डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी क्या है, स्टेट फंक्शन है, ये भी 0 होगा। ठीक, आपका डेल्टा एच 0 है, डेल्टा यू 0 है। डेल्टा जी भी क्या है, स्टेट फंक्शन है, गिव्स फ्री एनर्जी, इसका भी वैल्यू 0 होता है। तो आज के बाद अगर सवाल बना रहे हो तो अगर वह साइक्लिक प्रोसेस है तो साइक्लिक प्रोसेस में जितना भी स्टेट फंक्शन होता है वह सभी स्टेट फंक्शन का जो वैल्यू होगा इक्वल्स टू 0 कर दो, और वहां से आप इक्वेशन बना के आप निकाल सकते हो। तो देखिए ध्यान से, देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमारे पास दो तरीका है। एक तरीका तो आप एरिया अंडर द कर्व निकाल दो, और दूसरा तरीका है कि आप तोड़ तोड़ के एक एक करके वर्क निकालिए, ए से बी निकालिए, बी से सी निकालिए, सी से डी निकालिए और डी से ए निकालिए, सारे को जोड़ दीजिए। और एक आसान सा तरीका क्या है कि आप सीधा सीधा क्या करिए, एरिया अंडर द कर्व निकाल लीजिए, आपका वर्क डन आ जाएगा। तो चलिए दोनों प्रोसेस आपको बता रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन को आप जब सोल्व कर रहे हो तो प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ दिया है, और ये आपका ऐसा कुछ ग्राफ है, ये V1 है, ये पॉइंट V1 है और ये V2 है, और इसका प्रेशर इस पॉइंट पे P1 है और P2 है। ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, और कभी भी साइक्लिक प्रोसेस मिले तो साइक्लिक प्रोसेस में स्टेट फंक्शन का जो वैल्यू होता है इक्वल टू 0 कर देंगे आप। सवाल हमारा ये कहा है कि वर्क डन क्या होगा, तो वर्क इक्वल्स टू आपको बता चुके हैं माइनस पी डेल्टा वी। तो माइनस पी डेल्टा वी, तो प्रेशर क्या है, देखेंगे ध्यान से, दो पॉइंट है, आप यहां से यहां आओगे तो इसके लिए देखो बी से सी, ये जो पॉइंट है, ये जो है यहां पे क्या है, v इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। देखिए यहां तो दो है, ये जो ग्राफ बना हुआ है दो लाइन से बना हुआ है, एक वर्टिकल और दूसरा हॉरिजॉन्टल से। तो ये वाला ऐसे ऐसे जो है बी से सी और ए से डी, ये वाला जो ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है, यहां पे वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट। और जो ऐसे वाला है हॉरिजॉन्टली, तो हॉरिजॉन्टली क्या है, हॉरिजॉन्टल के लिए क्या है आपका
प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, राइट। लेकिन एक पहला आसान तरीका से क्वेश्चन बनाते हैं। पहला आसान तरीका क्या है, शुरू क्या कर दो, एरिया अंडर द कर्व निकाल दो, आपका वर्क डन आ गया। तो आसान तरीका तो यही है, एरिया अंडर द कर्व निकालोगे तो क्या हो जाएगा, वर्क डन पी, प्रेशर का जो चेंज हो रहा है कहां से कहां हो रहा है, माइनस P2 अपॉन पी माइनस P2 माइनस पी, क्या हो जाएगा P2 माइनस P1 इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम का चेंज क्या हो रहा है V2 माइनस V1, तो ये आपका वर्क डन आ जा रहा है। तो एक तरीका तो ये है कि यहां से वर्क डन निकाल लीजिए। दूसरा सिंपल तरीका क्या है, दूसरा सिंपल तरीका, अगर आप वर्क डन निकालना चाह रहे हो तो दूसरा सिंपल तरीका क्या है, आप एक एक करके तोड़ तोड़ के वर्क डन निकालिए। जैसे क्या, आप ABCD का वर्क डन निकालना चाह रहे हो, वर्क डन ऑफ ABCD प्रोसेस का। देखिए तो आप क्या करो, AB का वर्क निकालो प्लस BC का वर्क निकालो प्लस CD का वर्क निकालो प्लस वर्क ऑफ क्या DA, राइट। तो ABCD का वर्क निकाल रहे हो तो वर्क ऑफ AB, A से B जाओगे उसका वर्क डन प्लस वर्क डन ऑफ BC इसका निकालोगे प्लस वर्क डन CD और प्लस वर्क डन क्या DA। तो इस प्रोसेस में क्या होगा, जब आप यहां से यहां जा रहे हो, B से C में क्या है, B से C के केस में क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो BC का जो वर्क डन हो जाएगा P डेल्टा V, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और DA के केस में वर्क डन, तो DA के केस में वॉल्यूम क्या है कांस्टेंट, और इसके केस में C से D के कांस्टेंट में प्रेशर कांस्टेंट है, तो वर्क डन माइनस P डेल्टा V होगा। लेकिन DA के केस में, DA के केस में वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो DA के केस में इसका भी वर्क डन क्या हो जाएगा 0। तो यहां से वर्क डन ABCD का वर्क डन क्या आ जाएगा, आप AB का वर्क निकालो प्लस CD का वर्क निकालो, इस दोनों को ऐड करोगे क्या आ जाएगा, यही आंसर आ जाएगा, ठीक। इस एक तरीका तो हमारा ये था, ये आंसर था। तो नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन में क्या कर रहा है, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय अ सिस्टम इज गोइंग थ्रू अ साइक्लिक प्रोसेस। देखिए प्रोसेस साइक्लिक है, कैसे पता लगा साइक्लिक प्रोसेस है, तो आप ये ग्राफ देखो, ग्राफ क्या है, वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर का ग्राफ है। वॉल्यूम को लीटर में लेना है और प्रेशर इन KPa, कप्पा इट्स किलो पास्कल, प्रेशर किस में दिया है, किलो पास्कल में दिया है। और ये एक सर्कल दिया है आपको, इसका वर्क डन निकालना है। तो ये कैसा है, क्लोज्ड कर्व है ना, तो आपको बताया है कि कहीं भी क्लोज्ड कर्व दिखाई दे रहा है यानी कि साइक्लिक प्रोसेस है। और क्वेश्चन लिखा भी है कि हीट जो एब्जॉर्ब्ड कर रहा है सिस्टम, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, सिस्टम के द्वारा जो हीट एब्जॉर्ब हो रहा है साइक्लिक प्रोसेस में, इस फिगर को आप देखिए ध्यान से, तो बताना है कि कितना हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, ये बताना है कितना हीट एब्जॉर्ब कर रहा है सिस्टम इस साइक्लिक प्रोसेस में। तो आपको बताया है, अगर आप इसका सॉल्यूशन देखते हो तो साइक्लिक प्रोसेस में, इन साइक्लिक प्रोसेस में जितने भी स्टेट फंक्शन होते हैं ये इक्वल्स टू क्या होता है, 0। इन साइक्लिक प्रोसेस जितने भी स्टेट फंक्शन होते हैं ये 0 होता है। तो डेल्टा यू, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इक्वल्स टू 0 होता है। तो आपको जो वर्क डन पढ़ाया गया है माइनस P डेल्टा V, माइनस P डेल्टा V पढ़ाया गया है, ये वर्क डन होता है। पर आपको कह क्या रहा है, कितना हीट एब्जॉर्ब्ड होगा बाय द सिस्टम। तो Q इक्वल्स टू, आपको बताया गया है Q इक्वल्स टू क्या होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस P डेल्टा V। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या है, 0 है। तो Q इक्वल्स टू क्या आ जा रहा है, P डेल्टा V।
राइट। P डेल्टा V और Q इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, Q इक्वल्स टू वर्क है, यही तो वर्क है हमारा। तो आप ध्यान से देखें, देखिए सर्कल के लिए आप क्या करिए, अगर वर्क डन निकल जाए P डेल्टा V, तो वर्क निकलेगा कैसे, तो एरिया अंडर द कर्व, तो एरिया कितना है इस कर्व का, तो सर्कल के लिए एरिया क्या होता है, सर्कल के लिए एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई इंटू आर यहां पे कितना है, आप देखोगे तो ये अगर V1 है और V2 है तो ये 10 है 20 है, ये 30 है, तो 30 यहां से अगर आप देखोगे तो 30 माइनस 10 20 आ रहा है, तो डायमीटर कितना आ गया, तो रेडियस R इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 10, ये क्या हो गया D, तो D10, डायमीटर कितना आ रहा है, डायमीटर 10 आ रहा है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 10, तो रेडियस 10 हो गया। तो आपको बता दे Q इक्वल्स टू वर्क, और वर्क कितना आ जा रहा है, Q इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, और पाई इंटू आर कितना आ जा रहा है 10 का स्क्वायर। देखिए वॉल्यूम लीटर में है, प्रेशर किलो पास्कल में है, तो यूनिट का कोई लफड़ा नहीं, पाई जूल में आप कर सकते हो। तो कितना आ रहा है आपका आंसर, तो कितना आ गया 10 की पावर 2 पाई जूल, यही हमारा क्या है आंसर है। तो कौन सा आ रहा है, सी, आंसर सी। आई थिंक ये जेईई मेन का पूछा हुआ सवाल है, तो चलिए नोट करिए फटाफट से। तो चलिए फटाफट से क्वेश्चन बनाइए, अपना अपना मोबाइल को पॉज कर लीजिए, मोबाइल लैपटॉप जहां भी आप इस लेक्चर को वॉच कर रहे हैं, पॉज करिए और फटाफट से ट्राई करिए इसको, पॉज करिए और ट्राई करिए इसको, बताइए क्या आ रहा आंसर, क्या आ रहा आंसर। चलिए देखिए अपना अपना मैच करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है एन आइडियल गैस इज टेकन अराउंड द साइक्लिक ABCD साइकिल ABC एंड ABCA दिया गया। ग्राफ किसका है, प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि नेट वर्क डन ड्यूरिंग द साइकिल, A से B से C और C से A आएगा, तब उसका नेट वर्क डन क्या होगा, यही तो पूछा है। अगेन ये क्या है, अगेन ये साइक्लिक प्रोसेस है, अगेन ये साइक्लिक प्रोसेस है, तो डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाएगा। जब डेल्टा यू जीरो हो जाएगा तो वर्क डन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्यू। आपको बता दे वर्क डन अगर निकालना है तो वर्क डन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, तो यही इसका वर्क हो जाएगा। तो Q इक्वल्स टू आप क्या लिखोगे, ये एक क्या है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका अगर एरिया निकालोगे तो क्या आएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है, ये वॉल्यूम, बेस कितना है इसका, V1 से 3V1 जा रहा है, मीन्स 3V1 माइनस V1, तो 2V1 मल्टीप्लाइड बाई हाइट, हाइट क्या है प्रेशर, 6P1 से 6P1 जा रहा है, ये वाला हाइट है इसका, इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए AB वाला हाइट है, तो कितना हो गया 5P1, तो यहां से 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ गया हमारा 6
P1 V1 ये आंसर आ गया। तो 6 P1 V1 कितना आ गया, ये 2 से 2 कैंसिल, और ये 5 है, सॉरी कितना आएगा 5 P1 V1, तो कितना आएगा 5 P1 V1। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर सी। चलिए नोट करिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लोग करते हैं, बड़ा शानदार क्वेश्चन है ये भाई। क्वेश्चन देख के डर मत जाना। देखिए क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्लोज कंटेनर है जिसका इनिशियल मोल 100 मोल दिया है, और कैसा गैस है, आइडियल गैस बोला है, आइडियल गैस है जो फिटेड विथ मूवेबल फ्रिक्शनलेस वेटलेस पिस्टनलेस वेटलेस, कैसा है फ्रिक्शनलेस वेटलेस पिस्टन कैरेक्टरलेस, सारा चीज लेस है इसमें। सच एज प्रेशर ऑफ अ गैस रिमेन्स कांस्टेंट, प्रेशर ऑफ गैस क्या है, रिमेन्स कांस्टेंट है। कितना दिया है 8.21, प्रेशर ऑफ गैस कांस्टेंट बोल दिया है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ग्राफ लॉग वर्सेस लॉग भी वर्सेस लॉग टी का करेक्ट है। इसमें से कौन सा ग्राफ लॉग भी वर्सेस लॉग टी का करेक्ट रिलेशन बताएगा इस क्वेश्चन में। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन में। तो चलिए आपको दिया क्या है, देखिए यहां पे जगह नहीं है, तो अपन यहां से इसका सॉल्यूशन यहां पे करते हैं। इसका सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अपन यहां से करते हैं। दिया क्या है, इनिशियल मोल कितना दिया है, इनिशियल मोल 100 मोल दिया है, और प्रेशर कितना दिया है 8.21 ATM। देखिए अब आइडियल गैस इक्वेशन लगाते हैं। अब भाई कैसे पता लगा कि आइडियल गैस इक्वेशन लगाना है, तो स्टूडेंट्स आइडियल गैस इक्वेशन लिख दिया है। कैसा गैस है, आइडियल गैस। तो आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल्स टू nRT, और बोला प्रेशर कांस्टेंट है तो लॉग V वर्सेस लॉग T में रिलेशन चाहिए, तो NR अपॉन P इधर भेजिए इंटू T। तो चलिए लॉग ले लेते हैं अपन, तो लॉग V इक्वल्स टू लॉग NR अपॉन P प्लस लॉग T। ये किसकी तरह लग रहा है, बाई इक्वल्स टू C प्लस MX, क्या बाई इक्वल्स टू MX प्लस C का ग्राफ है, मीन्स ऑरिजिन से पास करेगा। आप यहां ध्यान से देखिए, तो log V इक्वल्स टू log n का वैल्यू कितना है 100 इंटू R। देखिए R अगर आप प्रेशर ATM में दिया है, प्रेशर ATM में दिया है और वॉल्यूम लीटर में है, तो R का वैल्यू आपको 0.0821 लेना पड़ेगा। तो R का वैल्यू कितना होगा 0.0821 लेना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई P। प्रेशर कितना है, इतना है, प्लस क्या log T। तो यहां से log V इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल होगा और ये नीचे आएगा और इसका पॉइंट जाएगा, तो ये 100 से 100 नीचे कितना हो जाएगा, ये 1000 और ये ऊपर 2 जाएगा, तो ये 20 से 20 और ये 20 यहां से कैंसिल हो जाएगा। तो आप अगर देखोगे तो क्या हो जा रहा है 10 की पावर 2, इस लॉग क्या आ जा रहा है log 1। फिर से देखते हैं एक बार अच्छे से, आप ध्यान से देखिए, थोड़ा गंदा हो गया। log V इक्वल्स टू log n कितना है, n 100 था इंटू R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। आपको ध्यान रहे यूनिट का ध्यान रखना पड़ेगा। R अगर ले रहे हो तो लीटर ATM में अगर लोगे, क्योंकि प्रेशर ATM में दिया है और वॉल्यूम लीटर, तो लीटर ATM में लोगे तो R का वैल्यू क्या हो जाएगा 0.0821
डिवाइडेड बाई प्रेशर कितना दिया है 8.21 मल्टीप्लाइड बाई, नहीं इतना हो जाएगा प्लस क्या है log t। तो यहां से क्या हो जाएगा log 1 हो जाएगा प्लस क्या log t। इसको आप सोल्व करेंगे तो log 1 कितना होता है 0। तो यहां से क्या आ गया log v इक्वल्स टू log t, यानी कि v प्रोपोर्शनल टू log v इक्वल्स टू क्या आ रहा है log t। तो v प्रोपोर्शनल टू t का ग्राफ कैसा होता है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर ए आ जाएगा। तो देखिए आज अपन लोग अच्छे अच्छे सवाल किए, जो जेईई मेंस में कुछ पूछा हुआ भी सवाल है और जो कुछ उस रिलेटेड कॉन्सेप्ट से आ सकता है, तो ऐसा भी सवाल आपको कराया गया है। तो आपको अब आई थिंक लग रहा होगा कि ग्राफ का क्वेश्चन अब डर नहीं लगेगा देख के। ये ग्राफ देख के बच्चे डर जाते हैं, अब डर नहीं लगेगा आपको। आप ग्राफ का क्वेश्चन कोई भी आएगा आप सोल्व करोगे, अच्छे से सोल्व करोगे। तो आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। तो दैट्स ऑल, थैंक यू।